नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसीएस एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम थर्ड चैप्टर धातु एवं अधातु से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले और दूसरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो देख लिए थे, समझ लिए थे। राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 अंक का, एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 अंक का, साथ में एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न 1 अंक का और एक लघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा 2 अंक का। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 अंक के। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। तो विद्यार्थियों, कार्बन की जो क्रिस्टलीय अपरूप है उसमें हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और फुलरीन भी है। इस कारण से उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर बात करूं कार्बन के अपरूपों की, तो विद्यार्थियों कार्बन के अपरूप हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप हैं वो 3 हैं। क्रिस्टलीय अपरूप हमारे पास में यहाँ पर 3 हैं और अक्रिस्टलीय अपरूप वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। पहले हम क्रिस्टलीय अपरूप देख लेते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप 3 है। पहला जो अपरूप है क्रिस्टलीय अपरूप उसका नाम है हीरा, दूसरे का नाम है ग्रेफाइट और तीसरे का नाम है फुलरीन। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये 3 कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय अपरूपों की। तो उसमें हमारे पास में है कोयला। कोयला एक अक्रिस्टलीय अपरूप है। इसके अलावा कोक, कास्ट चारकोल, कास्ट चारकोल और जंतु चारकोल दोनों अक्रिस्टलीय अपरूप के ही एग्जाम्पल हैं। मैं यहाँ पर जंतु चारकोल भी पुट कर देता हूँ। जंतु चारकोल भी कार्बन का ही अप्रूफ है, अक्रिस्टलीय अप्रूफ है। इसके अलावा काजल, कार्बन गैस, ये आपको 6 ध्यान में रखने हैं। गैस, कार्बन, क्लियर। इसके यहाँ पर 2 भाग हैं, कार्बन के अप्रूफ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, और उसमें हमने यहाँ पर इनको डिवाइड भी कर दिया है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्यार्थियों, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है वही ऊष्मा का चालक होगा। तो कॉपर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जब सल्फाइड अयस्क हो और उसमें से धातु यदि बाहर निकालना हो, धातु का निष्कर्षण करना हो, तो भर्जन का प्रयोग किया जाता है। भर्जन विधि का हम उपयोग करते हैं। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि भर्जन में एक्चुअल में क्या होता है। हमारे पास में सल्फाइड अयस्क होते हैं। जो अयस्क हैं वो सल्फाइड अयस्क होंगे।
और जो सल्फाइड अयस्क हैं उनके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो HGS या जिंक सल्फाइड हो गया। तो इनका क्या होता है, वायु की उपस्थिति में इनका होता है भर्जन। वायु की उपस्थिति में इनका क्या होता है, भर्जन होता है। और भर्जन से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड। और उस धातु ऑक्साइड का हम करते हैं अपचयन, और अपचयन के पश्चात हमें धातु शोधन करके धातु प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर। निस्तापन में क्या होता है, निस्तापन किनका होगा, कार्बोनेट अयस्कों का होता है, कार्बोनेट अयस्कों का होता है। और ये वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायु होगी वो बहुत ही कम मात्रा में या बिल्कुल नहीं, वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसको हम कहते हैं निस्तापन। और निस्तापन के पश्चात भी हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा जिसका हम अपचयन करेंगे और अपचयन के पश्चात उनका शोधन कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण की विधि का नाम पूछा है जो कि भर्जन होती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधातुएं सामान्यतः चमकीली नहीं होती, लेकिन कौन सी अधातु चमकीली होती है। तो देखिए जो आयोडीन है वो अधातु होने के बावजूद भी चमकीली होती है, अधातु है लेकिन चमकीली है। तो ये इसका एक अपवाद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की चालक होती है। अधातुएं हैं वो विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की सामान्यतः क्या होती है, कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट एक सुचालक होती है। देखिए ग्रेफाइट एक अधातु है, अधातु है लेकिन विद्युत की चालक है। लेकिन है क्या, चालक है, सुचालक है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है, इसमें शामिल है। तो जो सोल्डर है एक मिश्र धातु है, इसमें कौन कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं। तो लेड और टिन, लेड और टिन इसके अंदर मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं कुछ मिश्र धातुओं की यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। देखिए इस्पात, इस्पात इसको हम स्टील कहते हैं। स्टील के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होता है लोहा, उसके पश्चात इसमें होगा निकल और क्रोमियम, निकल और क्रोमियम। ये तीन धातुएं आपस में मिलकर इस्पात का निर्माण करती है। इसके अलावा एक और धातु मिश्र धातु में यहाँ पर ले लेता हूँ पीतल। पीतल के अंदर कॉपर और जिंक होता है, कॉपर और जिंक, कॉपर जेडन, कॉपर और जिंक। कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं और जिंक को जेडन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीतल के अंदर कॉपर और जिंक दो धातुएं होती हैं। बात करते हैं कांसा। तो कांसे में कॉपर तो होता ही होता है, इसमें जिंक के स्थान पर आ जाता है टिन, जिंक के स्थान पर आ जाएगा टिन। क्लियर। अगली एक मिश्र धातु और देख लेते हैं, सोल्डर, जो इस क्वेश्चन के अंदर भी है। तो सोल्डर के अंदर लेड और टिन होता है, लेड प्लस टिन। फिर आप देखें अम्लगम, ये भी एक मिश्र धातु है। तो देखिए हमने विभिन्न मिश्र धातुएं जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो इसके अंदर मरकरी, जिसको हम पारा भी कहते हैं, पारद भी उसको हम कह सकते हैं, इसके साथ में अन्य तत्व इसमें मिलाकर अम्लगम मिश्र धातु हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको सबको ही ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। कि अधातु है और वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए जो अधातुएं हैं वो सामान्यतः या तो ठोस होती है या गैस होती है। जो अधातुएं हैं वो क्या होती है, या तो क्या होगी वो ठोस होती है या गैस होती है। या तो ठोस अवस्था में होंगे या गैस अवस्था में होंगे। लेकिन उसका एक अपवाद है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं कमरे के ताप पर इनकी जो अवस्था है वो ठोस होती है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, पारा। इसको हम मरकरी भी कहते हैं। मरकरी या पारा एक ही बात है। मरकरी ऑप्शन में होगा तो मरकरी होगा या पारा है ही। ये कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अन्य जो धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। यह किसके बनने से होता है। तो विद्यार्थियों जो सिल्वर की जो धातुएं होती, सिल्वर की जो वस्तुएं होती है वो वायु की उपस्थिति में काली पड़ जाती है। जो चांदी है उसका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि चांदी क्या करेगी, वायु में मौजूद चांदी हमारे पास में है और वायु के अंदर है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड और इससे ये क्रिया करके Ag2S बना लेती है। सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेती है। इनका नाम मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये तो है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। और चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगी तो ये सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेगी। सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेगी। और सिल्वर जो सल्फाइड है ये काले रंग का होता है। इस कारण से चांदी की जो वस्तुएं होती है, गहने होते हैं, उनके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये किसके बनने से होता है, तो Ag2S के बनने से ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ताम्र मतलब तांबा, कॉपर वह टिन की मिश्र धातु है। अभी मैंने एक क्वेश्चन के अंदर सभी जो मिश्र धातु है उसकी चर्चा की थी। तांबर का मतलब कॉपर और टिन, इनसे मिलकर बनने वाली जो मिश्र धातु है वो क्या है। तो विद्यार्थियों इसका आंसर आ जाएगा कांसा। तो कांसे के अंदर तांबा तथा टिन दोनों मौजूद होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीने बार किस धातु का अयस्क है, तो ये मरकरी का अयस्क है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्लोरीन का जो परमाणु स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है विद्यार्थी। ये हमारे पास में है इसका नाभिक। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। ये हमारे पास में है के कोश है, एल, एम, ये कोश है। तो के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दो होंगे। इस तरीके से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो यहाँ से मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देता हूँ। जिसके आधार पर हम इसमें मौजूद बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो यहाँ पर जो हमारा पहला कोष है, पहला कोष है इसको हम कह रहे हैं कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे कोष इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और तीसरा जो कोष है जिसका नाम है एम, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कोष के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है, तो उसको हम कहते हैं संक्षारण। देखिए, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, उस घटना को हम कहते हैं संक्षारण। थोड़ा सा इस संक्षारण को और समझ लेते हैं कि वायु में जब कोई धातु है, वायु के साथ में या नमी के साथ में या अम्ल के साथ में क्रिया करके क्षयित हो जाती है, तो इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। देखिए, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हमारे पास में सिल्वर मतलब चांदी, और ये सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर से क्रिया करके Ag2S निर्मित कर लेती है, जिससे चांदी का रंग है वो काला हो जाता है। इसी प्रकार से कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। लोहा भी आर्द्र वायु से क्रिया करके लाल भूरे रंग का हो जाता है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। तो जंग लगना भी संक्षारण का ही उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो निम्नलिखित में से तत्व को पहचानिए। तो देखिए, जो तत्व मुलायम है, जिन्हें आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, वो हमारे पास में है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये वायु के साथ में भी आसानी से क्रिया कर लेते हैं। विद्यार्थियों, इन्हें चाकू से भी आसानी से हम काट सकते हैं। इस कारण से देखिए, यहाँ पर हमारे पास में सोडियम ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। ये जल के साथ में भी क्रिया करते हैं और अधिक क्रियाशील होने के कारण से वायु के साथ में भी क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी के आधार पर, देखिए, जो सक्रियता श्रेणी है उसके आधार पर हमारे को एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर से कम सक्रियता वाला तत्व कौन सा है। मैं आपके सामने सक्रियता श्रेणी यहाँ पर पुट कर देता हूं। सक्रियता श्रेणी, और सक्रियता श्रेणी के अंदर सबसे जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो है पोटेशियम, फिर उसके बाद में है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। कॉपर हमारे पास में है, मरकरी भी है, इसके अलावा Ag चांदी, Au सोना। और इसको हम कुछ कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो एल्यूमिनियम तक के जो तत्व है वो अधिक क्रियाशील होते हैं। क्लियर? यहाँ से लेकर यहाँ तक के तत्व अधिक क्रियाशील होंगे, ये मध्यम क्रियाशील तत्व होंगे। चलिए, लाइन थोड़ी बड़ी हो गई है, थोड़ा सा एक बार वापस छोटा करते हैं इसको। यहाँ से लेकर यहाँ तक के तत्व मध्यम क्रियाशील, और ये लास्ट वाले जो तत्व हैं वो निम्न क्रियाशील होते हैं, सबसे कम क्रियाशील वाले होते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर पुट भी कर दिया है। अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील होते हैं ये, अधिक क्रियाशील। ये है मध्यम क्रियाशील और ये है निम्न क्रियाशील। क्लियर? इन तत्वों में से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है पोटेशियम के। अब यहाँ पर हमारे को ये पूछा है कि Cu से कम सक्रियता वाला, तो Cu यहाँ पर कहाँ मौजूद है वो आप ढूंढेंगे। तो Cu हमारे पास में यहाँ पर मौजूद है, तो Cu से कम सक्रियता यहाँ पर जिंक की है। किसकी है? जिंक की है। विद्यार्थी, जिंक भी है, इसके अलावा कैल्शियम भी है। एक बार इसमें ये जो क्वेश्चन है एक तरीके से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन होंगे। Cu से कम क्रियाशील, सॉरी, एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए दोबारा देखें, यहाँ पर सोडियम भी है।
कम क्रियाशील पूछा है। Cu से कम क्रियाशील का मतलब हो गया जिसकी क्रियाशीलता उससे भी कम हो, तो इससे कम क्रियाशील Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, तो उसमें से ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप इसको क्वेश्चन को दोबारा देखें कि ये हमारे पास में सक्रियता श्रेणी है और हमारे को ये पूछा है कि Cu से कम क्रियाशील, तो ये क्रियाशील का घटता क्रम है, क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्रियाशीलता घटते क्रम में, घटते क्रम में, तो कॉपर से भी कम क्रियाशील कौन होगा? कॉपर से भी कम क्रियाशील Au होगा, Ag होगा। Au और Ag दोनों ही कॉपर से कम क्रियाशील होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्वारेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 किस अनुपात में होते हैं? तो एक्वारेजिया विद्यार्थियों रॉयल जल नाम से जाना जाता है और इसमें सांद्र HCl और सांद्र HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों 3:1 में होते हैं और ये इतना जबरदस्त मिश्रण होता है कि ये बहुत ही कम क्रियाशील गोल्ड को भी पिघला सकता है, गला सकता है। क्लियर? गोल्ड और जो प्लेटिनम जैसी धातुएं हैं उनको गलाने में ये समर्थ है। एक्वारेजिया 3:1 में HCl और HNO3 इसके अंदर मौजूद होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? इनमें से कौन सी जो अधातु है, तो एल्यूमिनियम एक उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर करती है। क्लियर? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं कि जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में ही क्रिया कर लें तो उन ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाएगा, कौन सी धातु बनाएगी? तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एक, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, Al2O3, Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो वो एल्यूमिनियम बनाएगा, एल्यूमिनियम के द्वारा तैयार होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन से हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। धातुओं के कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करने के गुण को ध्वनिक प्रभाव कहा जाता है। ध्वनिक प्रभाव कहा जाता है कि जब किसी धातु की सतह से कठोर वस्तु टकराई जाती है तो उससे आवाज उत्पन्न होती, जिसको हम ध्वनिक प्रभाव कहते हैं। पोटेशियम व सोडियम जैसी धातुएं खुले में आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ऐसी धातुओं को हम केरोसिन में या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं ताकि वो वायु के साथ में क्रिया ना कर सके। फिर है धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, अभी मैंने एक सक्रियता श्रेणी आपको बताई, तो उसमें जो सबसे अधिक तत्व क्रियाशील तत्व है वो है पोटेशियम, जिसको कैसे लिखा जाता है। फिर है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि ये मजबूत
आयनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं या मजबूत विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। आयनिक बंध इनके अंदर मौजूद होते हैं और ये जो आयनिक बंध है ये विद्युत आकर्षण बल से क्रिएट होते हैं। विद्युत आकर्षण बल, क्योंकि इसके अंदर आयन मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों कर सकते हैं आप, विद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं या आयनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर बेल्डिंग में किया जाता है। तो बेल्डिंग के लिए हम कौन से किन तारों का प्रयोग करते हैं? तो देखिए सोल्डर मिश्र धातु है उसका प्रयोग करते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं सोल्डर के बारे में कि जो सोल्डर है वो शीशे और टिन से मिलकर बनती है, एक मिश्र धातु है। देखो एक बार इसको क्लियर कर ले मैं कि सोल्डर के बारे में हमने पहले भी लेड और टिन से बनती है, शीशा और टिन। क्लियर। फिर है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं, H2 गैस देंगे। ये वैसे सेकंड चैप्टर में भी है, यहाँ पर भी आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम कुछ अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है यसद लेपन किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों यसद लेपन कि जब लोहा है या जो इस्पात है वो नमी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, तो उस जंग से बचाने के लिए लोहे पर या इस्पात के ऊपर एक जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं। जस्ते की पतली परत उसके ऊपर चढ़ाई जाती है, तो उस घटना को ही, उस प्रोसेस को ही हम यसद लेपन कहते हैं। डेफिनेशन देखें आप कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे यसद लेपन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आया था कि एक्वारेजिया में जो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 है वो किस अनुपात में होते हैं? तो विद्यार्थियों ये जो एक्वारेजिया है इसका जो लैटिन शब्द है वो तो है रॉयल जल, और इसमें जो सांद्र HCl है वो 3 अनुपात में और सांद्र HNO3 है वो 1 अनुपात में होता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि गोल्ड को भी गला सकता है। एक्वारेजिया एक भगवता द्रव होने के साथ प्रबल क्षारक भी है, तो ये दूसरे पदार्थों को तुरंत क्षहित कर देता है। यह Au व प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ है। ये सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गला सकता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटे के रूप में किसे प्रयुक्त करेंगे? तो विद्यार्थियों एनोड और कैथोड एक ही धातु के बनाए जाते हैं। इनमें फर्क ये होता है कि आपको जिस मतलब अयस्क में से परिष्करण करना है तो उसको अशुद्ध जो धातु है उसका आप बनाइए एनोड। उसका क्या बनाना है? एनोड बनाना है। और उसी धातु का जो शुद्ध रूप है उसका आप बनाइए कैथोड। जैसे हम तांबे का शुद्धिकरण करें तो हम यहाँ पर ले लेंगे एनोड के रूप में अशुद्ध तांबा और कैथोड के रूप में शुद्ध तांबा, और विद्युत अपघटे पदार्थ के रूप में उसी धातु का धातु लवण लेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट। इसके अंदर तनु HCl भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैथोड के रूप में क्या लेंगे, क्लियर करें, अशुद्ध धातु, सॉरी एनोड के रूप में लेंगे। एक बार दोबारा सुने, एनोड के रूप में जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसके ऊपर तो हम लेंगे अशुद्ध धातु, और नेगेटिव वाले के ऊपर बनाएंगे, नेगेटिव जो कैथोड है वो
अशुद्ध धातु का बनाएंगे। तो यहाँ से जैसे यहाँ पर अशुद्ध तांबा ले लिया तो अशुद्ध तांबे में से Cu+2 बाहर निकलेगा और वो कैथोड पर धीरे धीरे जमा होता जाएगा। तो कैथोड का जो साइज है, आकार है, वो मोटा होता जाएगा और एनोड धीरे धीरे घटता जाएगा। इसके नीचे अशुद्धि भी जमा होती जाएगी, क्योंकि जो Cu+2 है वो तो बाहर निकल कर कैथोड पर जमा हो जाएगा। जो अशुद्धियां हैं वो इसके नीचे इकट्ठी हो जाएगी, जिसको हम एनोड पंख कहते हैं। विद्युत अपघटन के रूप में हमने यहाँ पर धातु लवण लिया है। धातु जो है उसी का ही लवण आप लेंगे, CuSO4। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में क्रिया कर लेवे और लवण और जल उत्पन्न करें, तो उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। और इनके देखिए हमारे को दो एग्जाम्पल पूछे हैं, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। ये अम्ल के साथ में भी क्रिया कर लेते हैं और क्षार के साथ में भी क्रिया कर लेते हैं। चलिए मैं आपको एल्यूमिनियम का यहाँ पर दिखा देता हूँ। Al2O3 ये एक अम्ल से क्रिया करेगा, तो यहाँ पर एक धातु लवण बना लेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में जल बाहर निकल जाएगा। इसको आप क्षार से भी क्रिया करवा सकते हैं। ये हमारे पास में है सार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होता है 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ में भी क्रिया कर लेंगे और क्षार के साथ में भी क्रिया कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयनिक यौगिकों का जो गलनांक है वो उच्च होता है, क्यों? क्योंकि जो आयनिक यौगिक हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण से इनके मध्य परबल विद्युत आकर्षण बल होता है, और इस आकर्षण बल को हम आयनिक बंध भी कहते हैं। और इन बंधों को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, क्वथनांक भी उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। तो इन तीनों में से सबसे जो कठोर है वो है हीरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखिए। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। ब्रोमीन अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि जो अधातुएं हैं वो सामान्यतः ठोस या गैस के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए, धातुएं हैं वो सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जिसे हम मरकरी भी कह सकते हैं, पारद भी हम कह सकते हैं, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में, निस्तापन व भर्जन में अंतर लिखिए। अच्छा प्रश्न है, इसको हम पहले भी समझा चुके हैं कि देखिए अंतर क्या है कि भर्जन, भर्जन है वो सल्फाइड अयस्कों का होगा, जबकि निस्तापन है वो कार्बोनेट अयस्कों का होगा। क्लियर। दूसरा जो अंतर है ये वायु की उपस्थिति में होता है और ये वायु की अनुपस्थिति में होगा। दोनों में ये मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि जो भर्जन है उसमें सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म होंगे, उससे धातु ऑक्साइड बन जाएगा, इसी को हम भर्जन कहते हैं। और कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड बन जाता है, तो उसको हम निस्तापन कहते हैं। एक एक एग्जाम्पल भी हमने दिए हैं।
अगला क्वेश्चन देखें आप, कि धातुओं के सामान्य गुणधर्म बताइए। तो देखिए धातुओं के बहुत सारे गुणधर्म है, उनमें से हमारे पास में कुछ गुणधर्म है। पहला जो गुणधर्म है कि धातुएं चमकदार होती है, धातु की जो सतह है वो चमकदार होती है। दूसरा जो गुणधर्म है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। हालांकि इसके जो अपवाद हैं वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि अपवाद यहाँ पर मैं आपको लिखते जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसी धातुएं हैं जो क्या है, मुलायम होती है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। फिर देखिए धातुएं हैं वो सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, मरकरी, पारा, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब है इसको पीट कर हम चादर के रूप में निर्मित कर सकते हैं। अगला जो गुण है तन्यता का गुण है, मतलब इसके हम तार बना सकते हैं। धातुएं विद्युत की चालक होती है, विद्युत की चालक होती। इसका भी देखिए जो अपवाद है वो क्या है, सीसा, जिसको हम देखिए सीसा, इसको हम लेड भी कह सकते हैं, लेड, और इसका सिंबल होता है पीबी। क्लियर। इसके अलावा मरकरी, मरकरी जिसको हम पारा भी कहते हैं, पारद भी कहते हैं, इसका सिंबल होता है एच जी। क्लियर। देखिए इसके अलावा विद्युत के जो चालक होंगे वो उष्मा के भी चालक होते हैं, तो ये उष्मा के भी चालक होंगे। क्लियर। इनका घनत्व अधिक होता है। और देखिए कईयों के जो घनत्व है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनके घनत्व और गलनांक दोनों ही कम होंगे। ध्वनिक प्रभाव क्रिएट करते हैं, मतलब इनकी सतह पर यदि हम किसी धातु की सतह पर यदि हम कोई वस्तु को टकराएं तो वहां से ध्वनि उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आयनिक यौगिकों के प्रमुख गुणधर्म लिखिए। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म कौन से हैं? बात करते हैं इनकी भौतिक प्रकृति, इनकी ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों जो आयनिक यौगिक हैं वो सामान्यतः ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, तो ठोस और कठोर होते हैं। विद्यार्थी ये भंगुर प्रकृति के भी होते हैं। भंगुर का मतलब है इनके ऊपर यदि चोट मारी जाए तो इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्लियर। फिर हैं गलनांक और क्वथनांक, ये इनके उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे क्योंकि इनके अंदर आयनिक बंध मौजूद होते हैं, और आयनिक बंध है वो धनायन और ऋणायन के बीच में विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होंगे। तो आयनिक बंध होते हैं जिसके कारण से इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होंगे। घुलनशीलता, अगला जो गुण है वो घुलनशीलता। ये जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन जैसे पदार्थों के अंदर, केरोसिन, पेट्रोल, आप इसका एक और ले सकते हैं, पेट्रोल भी ले सकते हैं। केरोसिन और पेट्रोल के अंदर ये अघुलनशील होंगे। विद्युत चालकता की बात करें तो ये इनके जो जलीय विलयन है या गलित रूप में ये विद्युत का चालन करेंगे, जबकि ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। ठोस अवस्था के अंदर इनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। तो हमारे पास में है खनिज, अयस्क और गैंग। तो विद्यार्थियों खनिज किसे कहेंगे, सबसे पहले हम खनिज की ही बात कर लेते हैं। तो खनिज तो जो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उन तत्वों को, उन यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। फिर है अयस्क, ये एक खनिज में से जिन धातुओं को हम आसानी से निकाल सकते हैं उनको हम अयस्क कहते हैं। फिर है गैंग, अयस्क में मौजूद जो अशुद्धियां हैं जैसे रेत है, पत्थर, मिट्टी, इसको हम गैंग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एनोडीकरण क्या है, इसकी प्रक्रिया समझाइए।
तो विद्यार्थियों एनोडीकरण को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि एनोडीकरण के अंदर क्या होता है। एक धातु ऑक्साइड की परत चढ़ाएंगे। धातु के ऊपर क्या चढ़ाएंगे? एक धातु ऑक्साइड की ही परत चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम लेकर चल रहे हैं। तो एल्यूमिनियम पर मोटी धातु ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण का मतलब जैसे हमने एनोडीकरण के अंदर क्या होगा, एनोड के ऊपर एक धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी जो कि संक्षारण से बचाने का काम करती है। तो देखिए वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। तो एल्यूमिनियम वायु से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उसके ऊपर परत का निर्माण कर लेगी जो कि इसको शहीद होने से बचाती है। अब इस परत को मोटा करने के लिए हम एनोडीकरण करते हैं। तो एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु H2SO4 के साथ में विद्युत अपघटन करवाएंगे। तो एक धातु ऑक्साइड की एल्यूमिनियम की एक परत चढ़ जाएगी जिसको हम एनोडीकरण कह रहे हैं। विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे समझे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। विद्यार्थियों यदि आप इस वीडियो का जो पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं या साइंस के हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है BCS अकेडमी, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, इनके ऊपर आप व्हाट्सएप करके भी हमारे एप्लीकेशन की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।